हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जो बात की थी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे की बात आपसे करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर किसी भी कंट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कंपनी बेस पे अगर हम बात करें, किसी भी कंट्री को अगर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं, है ना, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं। इसके 4 पॉइंट पर जो है हम लोग बात कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सर्विस होती हैं जिनको हम बेसिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं। जैसे आपका रेलवे है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप इसे शामिल करेंगे। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम होता है आपका, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्री के लोगों को मिलनी चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जनरली उनके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो जो है लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड कराने का काम करती है। डेवलप कंट्री में जनरली हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है लोग अपने आप जो है अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रहे हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी अदर सर्विसेज की जो डिमांड है लोगों के द्वारा होने लगती है ना, जो उनका स्कोप होता है वो बढ़ जाता है और मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड जो है ज़्यादा होने लगती है। फिर तीसरी सबसे अहम बात है वो है हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी। भाई, जब जेब में पैसा आने लगता है तो मैं और आप ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। व्यक्ति सरकारी स्कूल में कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर वो जो है प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा। ठीक है, अभी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज कराएंगे। बड़े बड़े होटल होते हैं, शोरूम होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ आप जो है घूमने के लिए चले जाते हैं क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, अगर हम फील्ड ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों की इनकम तो बढ़ जाती है लेकिन बाकी लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। यानी मान लीजिए कंट्री के अंदर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से पता लगा कि 10 लोगों की इनकम तो रिगार्डिंग प्रोडक्शन या फैक्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन 90% जो होते हैं वो स्ट्रगल टू सर्वाइव वाली कंडीशन होती है कि भाई एट एनी हाउ हमें जो है अरेंज करना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा ये जो सेक्टर है, टर्शियरी जो सेक्टर है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। ठीक, अच्छा, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। आज भी अगर आप देखेंगे इंडिया में खासतौर से हम इस चीज़ को देखते हैं कि अभी भी हमारी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड में जो है आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं एक किसान, ठीक है, एक छोटा सा खेत मेरे पास है, उसमें मेरे परिवार के 4 लोग भी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं भी और वो 4 लोग भी वहीं पे अपने को एंगेज किए हुए हैं। तो इससे क्या है कि जो पोटेंशियल जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो तो मिल ही नहीं पा रही है। मान लीजिए इन 4 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती है तो घर में 20,000 रुपये आएंगे जो आ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है वो टोटल वेस्ट हो जाएगी, यानी जो उनकी कैपेबिलिटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम जो है ज़्यादा जॉब को क्रिएट कर देते हैं या जॉब चांसेस को क्रिएट कर देते, तो अगर ये 4 लोग यहाँ से हटा दिए जाएं तो किसी दूसरे सेक्टर में वो जाएंगे, वहाँ उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और यहाँ एग्रीकल्चर में हमारा काम चलता रहेगा। यानी काम तो एक ही व्यक्ति का है ना, हमने तो जबरदस्ती उसमें एंगेज किए हुए हैं 5 लोगों को। ठीक है ना, तो अगर ये 4 लोग इधर से शिफ्ट हम कर देते हैं और आप इनको जो है सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे इनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, मेरे परिवार की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी और जो एग्रीकल्चर का फील्ड है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। ऐसी जो कंडीशंस होती हैं इनको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी है। यानी दिख तो ऐसा रहा है कि मैं बहुत सारे लोग जो है काम में एंगेज हैं लेकिन उन बेचारों को उसका जो है प्रतिफल कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है आपको सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के फील्ड में मिलती है। और अगर टेक्निकली हम देखें तीनों सेक्टर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग इसमें है इन्वॉल्व हैं। ठीक, अब जैसे इन्होंने कहा कि क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपकी बुक में लक्ष्मी नाम के किसान का जो है एग्जाम्पल दिया है। अब मान लीजिए अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है ना, उसके पास पैसा आ जाता है, मान लीजिए उसके अड़ोस पड़ोस में कोई बैंक है जो उसको जो है सस्ती दरों पे जो है ऋण दे देता है, तो मीन्स ऑफ इरीगेशन के ऊपर काम कर सकती है ना, या ट्यूबवेल की अरेंज कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि भाई उसके खेत के आसपास जो है आप एक कुआं बनवा दें। तो उससे क्या होगा कि मीन्स ऑफ इरीगेशन उसके पास आ जाएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएगी, एक साल में 2 फसल जो है वो महिला भी जो है ले सकती है। या आसपास के इलाके में मान लीजिए बहुत सारे कोल्ड स्टोर आप बना देते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जो है ऐसे फैसिलिटी मिल जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से
हम देखते हैं कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको हैरेस करते हैं, है ना, उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर जगह जगह पे हम ग्रामीण बैंकों की ब्रांच खोल देते हैं तो डेफिनेटली लोगों की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक, ऐसे इलाकों में आप बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे आप लोन जो है लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ऐसे में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है कि उसे ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। बड़े बड़े प्लांट भी आप लगा सकते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी आप लगा सकते हैं, जिनके माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डैम ही बनवा दिया, ठीक है, ये आपने कहीं पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन कराया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोगों को जॉब जो है मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम फील्ड की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसमें बहुत स्कोप है। ठीक है ना, तो अगर गवर्नमेंट जो है ये सोच के चल रही है कि भाई हमें अपने लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लाइक अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम कह रहे हैं कि भाई हमें सबको एजुकेशन देनी है। अगर हम 8th क्लास तक की एजुकेशन की बात करते हैं तो अपना एरिया में देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो है टीचर्स जो है जरूरत है लेकिन भर्ती नहीं होती है। ठीक है ना, या हेल्थ का जो फील्ड होता है इसमें भी आप देख सकते हैं, यानी जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो जरूरत है वो किस चीज की है कि गवर्नमेंट आगे आए और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है जॉब चांसेस को क्रिएट करे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, इसी के साथ हम इसको जो है इंटरलिंक कर सकते हैं नरेगा 2005, जिसको महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। इन फ्यूचर इट मे बी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ही प्रॉपर वे में चलाई जाएगी। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल हम इसे महात्मा गांधी जी के नाम से ही पढ़ते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि मुझे और आपको एक कंफर्मेशन देती है। क्या कंफर्मेशन देती है कि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई काम जो है मनरेगा के तहत मिलेगा। अब मान लीजिए कोई काम नहीं मिलता है तो 100 दिन की गारंटीड मजदूरी जो है हमें जो है दी जाती है। अब मान लीजिए मैं और आप मजदूर हैं, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ग्राम प्रधान जो होंगे उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन हम करा लेंगे। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज है वो उसमें हमें कोई ना कोई काम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अब मान लेते हैं उन्होंने हमें एक दिन काम प्रोवाइड कराया, उसके बाद कोई काम दे ही नहीं पाए। ठीक है, तो यानी ये 15 दिन भी निकल गए। अब उसके बाद क्योंकि हमारे पास जॉब कार्ड है मनरेगा का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे अकाउंट में सीधे जो है 100 दिन की मजदूरी जो है हमें दी जाएगी। यानी काम के बदले रोजगार कहते हैं बेसिकली अब इसको। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें काम न मिले, तो ये एश्योर्ड है कि भाई 100 दिन की गारंटीड मजदूरी, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई 100 दिन तो काम हमें मिलेगा मिलेगा। अब पूरे साल में होते हैं 365 दिन। ठीक है, 100 दिन तो हमारे ये हो गए और इनकी कंफर्म मजदूरी हमें मिल भी गई। इसके अलावा ऐसा भी होगा कि हमारे पास जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला राशन कार्ड भी होगा, यानी हमारे घर में जो अन्न है वो रेगुलर इंटरवल पे आता रहेगा, राशन आता रहेगा। अब बाकी बचे 265 दिन, तो 265 दिन में भी हम कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन सब चीज़ों के अगर हम अकॉर्डिंग देखते हैं तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब्स को कैसे जो है क्रिएट किया जाए। और ये तय है कि अगर आप जॉब्स को क्रिएट करते हैं तो लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो बाजार अपने आप चलने लगता है, और जब बाजार में सर्कल घूमने लगता है तो आपकी जो इकोनॉमी है वो अपने आप डेवलप होने लगती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बिल्कुल बने रहे चैनल के साथ। डेफिनेटली सारा सिलेबस आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बोला था कि फिर मैं आपको MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रिपरेशन में आपको कराऊंगा। ओके, थैंक यू।